जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ फॉर आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 5। आज के लेक्चर में हम चैप्टर 2 के कंसेप्ट को मज़ीद आगे लेके चलेंगे। कल के लेक्चर में हमने स्टडी किया था एसेंशियल्स ऑफ ऑफ़र। आज के लेक्चर में एक तो एसेंशियल्स ऑफ ऑफ़र की केस स्टडीज़ हम करेंगे और ये केस स्टडीज़ अच्छी हैं, कंसेप्चुअल केस स्टडीज़ हैं। और फिर इसके बाद लैप्स आर रेवोकेशन ऑफ एन ऑफ़र कि एक ऑफ़र जो की जाती है क्या उसको बाद में वो ख़त्म हो सकती है, ऑफ़र कैंसिल हो सकती है, इसके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको पता है एज़ यूजुअल हमने क्विज़ कंडक्ट करवाना है। क्विज़ से पहले अब कोई क्वेश्चन अगर आप पूछना चाहते हैं तो वो पूछ लीजिए। ठीक है, क्विज़ सेटअप हो रहा है, उसमें कुछ 2-3 मिनट लग जाएंगे। मीनवाइल कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो पूछ लें। अच्छा, ये क्वेश्चंस आपने कुछ स्टूडेंट से पूछे हैं। एक इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, इसका मतलब क्या है? देखिए, लीगल रिलेशनशिप होता है, एक होता है लोगों के दरमियान में सोशल रिलेशनशिप, फैमिली रिलेशनशिप। लीगल रिलेशनशिप का मतलब है ऐसा रिलेशनशिप जो किसी बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट की बेस पे, किसी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की बेस पे क्रिएट हुआ हो। जब दो लोगों के दरमियान में वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, हम कहते हैं इन दोनों का लीगल रिलेशनशिप है। जब हम कहते हैं जो पार्टीज आपस में डीलिंग कर रही हो, अगर उनमें इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप है, यानी वो एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करना चाहते हैं, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। अगर इरादा नहीं है ना उनका बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बनाने का, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग वैलिड नहीं होगा। यानी वो कहते हैं, जिस तरह हम कहते हैं ना, अमाल का दारोमदार नियत पर है। तो यहाँ पे जब दो लोग डीलिंग कर रहे हैं तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा कि नहीं, इसका दारोमदार उनकी नीयत पे है। अगर उनकी नीयत ये है कि एक लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करना है, यानी बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करना है जिसमें दोनों पार्टी अपना अपना काम पूरा करेंगे, अगर कोई एक नहीं करता तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अगर ये इरादा हो तो फिर बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होगा। अगर ये इरादा नहीं है तो फिर चाहे चीजें सारी सेम हो, वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, यानी उसे लॉ इन्फोर्स नहीं करवा सकेगा। तो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप का मतलब कि पार्टीज का इरादा भी यही हो, हमने एक वैलिड बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करना है जिसमें खिलाफ वर्जी की सूरत में दूसरी पार्टी के खिलाफ एक्शन लिया जा सके। ये इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप है। अमूमी तौर पे केस स्टडी में बता दिया करेगा केस स्टडी के अंदर कि इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप है या नहीं। अगर वह नहीं बताता तो हमने अजम्पशन क्या लेनी है कि अगर तो कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स है, यानी जैसे कोई बायर सेलर है, दुकानदार है, कस्टमर है, इनके आपस में जो एग्रीमेंट होंगे उनमें इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप होगा। और जो ऐसे एग्रीमेंट्स होंगे जो फैमिली मेंबर के दरमियान में है, उनमें इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं होगा। लेकिन ये प्रिजम्पशन कब लगेगी? जब क्वेश्चन साइलेंट होगा, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बताया हुआ, तो आप देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट कमर्शियल है या कि सोशल है। कमर्शियल में इंटेंशन होती है, सोशल में इंटेंशन नहीं होती। दूसरा क्वेश्चन था कम्युनिकेशन और कम्युनिकेटेड और ड्यूली कम्युनिकेटेड में क्या फ़र्क है? कोई फ़र्क नहीं, सेम है। जैसे कॉन्ट्रैक्ट और बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट, इन दोनों टर्म्स में कोई फ़र्क नहीं है। सिर्फ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट में लफ्ज़ बाइंडिंग उसको थोड़ा एम्फसाइज करने के लिए ऐड कर दिया गया। उसी तरह कम्युनिकेटेड और ड्यूली कम्युनिकेटेड में कोई फ़र्क नहीं है। ड्यूली का वर्ड सिर्फ उसको एम्फसाइज करने के लिए ऐड किया गया है। ड्यूली कम्युनिकेटेड का मतलब भी एक, दोनों का कंसेप्ट क्या है पीछे, कि ऑफर दूसरे पर्सन तक कम्युनिकेट हुई होगी ना, फिर ही वो एक्सेप्ट कर सकता है, वरना नहीं कर सकता। अगर जिस पर्सन तक ऑफर पहुंची नहीं है, ठीक है, वो उसको एक्सेप्ट भी नहीं कर सकता। जैसे फर्ज कीजिए मैंने क्लास में अगर कहा जिनकी टॉप 5 पोजीशन आएंगी, हर एक को टेस्ट में उनको 100 रुपया इनाम दूंगा। अब एक बच्चा छुट्टी पे है, उस तक ये ऑफर पहुंची नहीं, वो टेस्ट देता है, टेस्ट में उसकी फर्स्ट पोजीशन आ जाती है, क्या वो इनाम लेने का हकदार है कि नहीं? लीगली क्यों नहीं? क्योंकि ऑफर कम्युनिकेट ही नहीं, कम्युनिकेट नहीं तो उसकी तरफ से एक्सेप्टेंस भी नहीं हुई, कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। यही कंसेप्ट है कि कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए जरूरी है कि ऑफर दूसरी पार्टी तक कम्युनिकेट हुई हो और फिर उस दूसरी पार्टी ने उसको एक्सेप्ट भी किया हो, ठीक है, फिर वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा, वरना नहीं होगा। तो कम्युनिकेटेड और ड्यूली कम्युनिकेटेड का मतलब एक ही है, ठीक है। और ये दोनों का मतलब फिर क्या है कि ऑफरी तक ऑफर पहुंची हुई हो, उसके नॉलेज में हो, उसके इल्म में हो, ठीक है।
क्या ऑफर इनडायरेक्टली कम्युनिकेट हो सकती है? अगर जनरल ऑफर है वो इनडायरेक्टली कम्युनिकेट हो सकती है कि क्लास में अगर कोई बंदा मौजूद है वो उस स्टूडेंट तक पैगाम पहुंचा दे जो मौजूद नहीं है, तो फिर अब उस तक ऑफर पहुंचेगी। वो है सर इनविटेशन टू ऑफर में एक एग्जांपल है स्टोर डिस्प्लेस विद प्राइस टैग्स। जी जी। तो जब ये इसमें है तो अगर कोई भी आर्टिकल के ऊपर प्राइस टैग लगा हुआ होता है तो वो तो फिर हमारे लिए ये है कि हम जाके उसको परचेज कर लें, उसमें हमारे पास इनविटेशन तो नहीं हुई ना, वो तो जस्ट एक ऑफर होगी। नहीं नहीं, यही तो लीगल पॉइंट है। अगर स्टोर के ऊपर डिफरेंट आर्टिकल्स लगे होते हैं, कोई शर्ट लगी है, पैंट है, कोई दूसरी चीज़ें हैं, उनके ऊपर प्राइस टैग लगे हुए हैं, वो इनविटेशन टू ऑफर है। अगर आप उसको सेलेक्ट करके काउंटर पे ले जाते हैं ना, तो याद रखिए ये आपकी तरफ से ऑफर समझी जाएगी। काउंटर क्लर्क के पास राइट है, वो आपको वो चीज़ बेचने से इनकार कर सकता है। ठीक है, तो ये स्टेटस समझिए। ये बल्कि जितने भी ये जो एडवर्टीजमेंट्स वगैरह होती हैं, ये भी इनविटेशन टू ऑफर है। शाम को मैंने एडवर्टीजमेंट देखी टीवी में, मुझे एक प्रोडक्ट अच्छी लगी, सुबह मॉर्निंग में मैंने उसको कॉल किया, उन्होंने कहा जी खत्म हो गई है। क्या ये मैं कह सकता हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट हुआ है? शाम को आपने ऑफर की थी, मैंने सुबह आपको ओके कर दिया है, कॉन्ट्रैक्ट हो गया? नहीं, मेरा एक्शन जो है ये ऑफर, एडवर्टीजमेंट इनविटेशन टू ऑफर, मेरा एक्शन जो है ये क्या है? ऑफर। सर चाहे प्राइस टैग हो ना हो, चाहे प्राइस टैग हो या ना हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्लियर? और तो कोई क्वेश्चन नहीं? चलिए जरा अब हम चलते हैं क्विज की तरफ। जी, लिंक ग्रुप में शेयर कर दिया गया है, क्लिक कीजिए और तैयार हो जाए। तैयार हैं जी? चलिए, नाम में आपने CRN लिखना है। जब वो आपसे नाम पूछेगा क्विज से पहले पार्टिसिपेशन के लिए, CRN लिखना है आपने जी। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका ये रहा। Who is the offeree? ऑफरर नहीं, ऑफरी इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफर। पर्सन एक्सेप्टिंग द कॉन्ट्रैक्ट, पर्सन मेकिंग द ऑफर, या पर्सन टू whom द ऑफर इज मेड? पर्सन टू whom ऑफर इज। एक्सेप्टिंग जब होता है ना, एक्सेप्टेंस, एक्सेप्ट कर लेता है, तो फिर हम उसको ऑफर नहीं कहते, वो फिर प्रॉमिस बन जाता है। उसके लिए प्रॉमिस की टर्म्स ज्यादा सूटेबल रहती है। तो ऑफरी कौन है? जिसको ऑफर, और जो ऑफर करने वाला है वो ऑफरर है। ठीक है, एक्सेप्ट करने वाला नहीं ऑफरी। भाई ऑफरी की मर्जी है, चाहे एक्सेप्ट करे चाहे रिजेक्ट करे। क्या ऑफरी रिजेक्ट नहीं कर सकता ऑफर? तो ये कहना कि एक्सेप्ट करने वाला ऑफरी है, तो फिर रिजेक्ट करने वाला कौन होगा? वो भी तो ऑफरी है। ऑफरी है तो रिजेक्ट किया ना। ऑफरी ऑफर को रिजेक्ट भी कर सकता है, एक्सेप्ट भी कर सकता है। तो हाँ जी, ए के लिए प्रॉमिस और प्रॉमिसी की टर्म सूटेबल होगी। ऑफर और ऑफरी की टर्म होती है एक्सेप्टेंस से पहले तक। एक्सेप्टेंस के बाद कौन सी टर्म यूज होती है? प्रॉमिस और प्रॉमिसी। सी ऑप्शन करेक्ट, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 ये रहा जी। यही सवाल पूछा आपने अभी। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप क्या है? सीरियस इंटेंट टू फॉर्म
लीगली बाइंडिंग है, ये इंटेंशन होगी तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा वरना नहीं बनेगा। Which of the following best demonstrates certain and definite terms of offer की terms certain and definite होनी चाहिए ना। C. I offer to sell my bike for $200 payment within 3 days. Let us discuss the sale of my bike soon. Certain नहीं है, कुछ नहीं पता कब करनी है, कितने रुपए में करनी है, ये ऑफर नहीं होगी। ये इरादा तो है शायद उसका, कोई जनरल कह लें, ऑफर नहीं है कोई, ये जनरल उसकी थॉट है। I might sell my bike if I feel like it. हो सकता है मैं बेचूं, ये कोई ऑफर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4। Offer becomes valid only when it is communicated to the offeree. Offeree accepts it, वो तो फिर एक्सेप्टेंस बन जाएगी, प्रॉमिस बन जाएगी ना। वैलिड ऑफर उस वक्त हो जाती है जब ऑफर कम्युनिकेट हो गई ऑफरी तक, एक्सेप्ट करे या ना करे, वो उस वक्त वैलिड ऑफर हो गई जब उस तक पहुंच गई। ठीक है, एक्सेप्ट करने पे तो वो प्रॉमिस बन जाएगा। अच्छा, ऑफर राइट्स इट डाउन तब वैलिड नहीं होती जब ऑफर उसे रिटर्न फॉर्म में लेके आता है, वो होती है लेकिन रिटर्न होना जरूरी नहीं है। ऑफर का रिटर्न होना जरूरी नहीं है, ऑफर रिटर्न भी हो सकती है, वर्बल भी हो सकती है, ऐसा ही है ना। ठीक है, रिटर्न भी हो सकती है, वर्बल भी हो सकती है। और जो डी है, ऑफरी एक्सेप्ट्स इट, ये क्यों गलत है? जरूरी नहीं एक्सेप्ट करे, एक्सेप्ट करेगा वो तो फिर प्रॉमिस हो जाएगा। तो ऑफर कब वैलिड होगी? जब ऑफरी तक कम्युनिकेट, ऑफरी के लिए तो तभी है ना जब वो कम्युनिकेट हुई है, उससे पहले तो उसे पता ही नहीं कि दुनिया में ऑफर है भी कि नहीं। तो चीज वो तभी ऑफर वैलिड होगी जब कम्युनिकेट हो जाएगी। नेक्स्ट, when is an offer considered duly communicated? कब? when it reaches and is received by the offeree, तब ये कम्युनिकेट होगी। इसके बाद अगर वो एक्शन करेगा ऑफरी, फिर उसे माना जाएगा ये वैलिड एक्शन है। नेक्स्ट 6 क्वेश्चन। क्या डिलीवर हो जाए? ऑफर डिलीवर हो जाए, बिल्कुल। कम्युनिकेट होने का मतलब यही है, डिलीवर हो गया, उस तक पहुंच गई, जिस बंदे तक ऑफर पहुंच गई वो कम्युनिकेट हो गई। जी, व्हाट हैपेंस इफ अ पर्सन चेंजेस एन ऑफर बट एक्सेप्ट्स एन ऑफर बट चेंजेस वन ऑफ इट्स कंडीशंस? क्या होगा? वो काउंटर ऑफर हो जाएगी। करेक्ट। कंडीशन, ऑफर कंडीशन हो सकती है ना, कल पढ़ा था। कंडीशन ऑफर का कम्युनिकेट होना, तो कम्युनिकेट तो हर ऑफर का होना जरूरी है, और फिर इसके साथ ही साथ
एक्सेप्टेड एग्जैक्टली, एक्सेप्टेड एग्जैक्टली का मतलब क्या है? एज इट। ये वेग नहीं होती, कंडीशनल ऑफर वेग नहीं है, क्लियर है, वो ऑप्शनल भी नहीं है। कंडीशन आपके लिए ऑप्शन नहीं है कि चाहे कंडीशन एक्सेप्ट करें या ना करें। अगर ऑफर के साथ कोई कंडीशन अटैच कर दी कि भैया ये ऑफर कर रहा हूं, 3 दिन के अंदर अंदर आपने एक्सेप्टेंस लेटर मुझे देना अगर आपको एक्सेप्टेबल हो, तो आपकी ऑप्शन नहीं है आपके पास कि चाहे 3 दिन में दे चाहे 3 दिन के बाद, आपके लिए लाजमी है उस कंडीशन के साथ ही उसको एक्सेप्ट करना। नेक्स्ट, which of the following is not a valid offer but an invitation to offer? Customer offering to buy shirt at checkout, ये ऑफर है कस्टमर की तरफ से। डिस्प्ले ऑफ गुड्स इन ए शॉप विंडो, ये क्या है? ये इनविटेशन टू ऑफर है। शाबाश। क्वेश्चन 9, Why is an advertisement generally considered invitation to offer rather than actual offer? क्यों? क्योंकि एडवर्टीजमेंट के जरिए से दूसरे लोगों को कन्विंस किया जाता है कि वो ऑफर करें, वो ऑफर करें। एडवर्टीजमेंट इसका मतलब इनविटेशन टू ऑफर होती है। लास्ट क्वेश्चन, menu in the restaurant lists price for dishes. What is it legally considered? चलिए टॉपर्स की तरफ चलते हैं। जी फर्स्ट पोजीशन, शाबाश। सेकंड पोजीशन ऑनलाइन वाले, सेकंड पोजीशन हाइब्रिड क्लास की है। थर्ड पोजीशन, थर्ड पोजीशन किन की है? ये भी ऑनलाइन वाले बच्चे की लिखते हैं। फोर्थ पोजीशन, फिफ्थ पोजीशन, सिक्स्थ पोजीशन, सेवंथ पोजीशन, सेवंथ पोजीशन, एट्थ पोजीशन, नाइन्थ पोजीशन, 10th पोजीशन। शाबाश। चलिए ये हमारा क्विज था। अब क्विज के बाद जो नेक्स्ट हमारा प्लान है वो है क्वेश्चंस डिस्कस करने, केस स्टडीज डिस्कस करनी है हमने। और ये आज की केस स्टडी बहुत ही अहम है, अटेंटिव हो कि आपने डिस्कशन में पार्टिसिपेट करना है। कंसेप्ट्स बन रहे हैं ना हमारे? पहला क्वेश्चन इजी और छोटा क्वेश्चन। अमजद ऑफर्स टू सेल his Suzuki Mehran 2008 model to Habib for rupees 450,000. Is this a valid offer? क्या ये वैलिड ऑफर है? बिल्कुल है। अच्छा इसमें इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप तो लिखा ही नहीं हुआ है कि नहीं? कमर्शियल एग्रीमेंट, हाँ जी बिल्कुल अज्यूम किया जाएगा। सेल परचेज जो चीज़ों की होती है ये कमर्शियल डीलिंग की होती है, तो वैलिड ऑफर है। एग्रीड? कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी स्टूडेंट को? नेक्स्ट क्वेश्चन, Salman purchased a horse from Irfan and promised to buy another if the first one proves lucky. Salman refused to buy the second horse. Can Irfan enforce this agreement? क्यों उसने बोला तो था कि वो खरीद लेगा। आंसर क्या चीज, आंसर क्या, कौन सा लफ्ज है इसमें जिसे पता चला? Proves lucky। किसी का लकी होना या ना होना ये अनसर्टन वेग चीज है। इस कंडीशनल नहीं हो सकेगा। नहीं, कंडीशन के साथ भी कंडीशन वैलिड होनी चाहिए ना।
ठीक है। कंडीशन अगर मैं आपसे कहूँगा अब मैं आपको 10,000 रुपये दूंगा अगर आप उड़ के दिखाएंगे, कंडीशन लग गई, लेकिन ये कंडीशन इम्पॉसिबल है, तो कंडीशन भी वैलिड होनी चाहिए। तो लकी होना चूंकि अनसर्टन है, वेग है, इसलिए ये एग्रीमेंट इन्फोर्स नहीं करवाया जा सकता, ये एग्रीमेंट भी वेग। क्लियर? आगे चलते हैं नेक्स्ट। हाँ, ये छोटी छोटी एग्जांपल्स हैं, हर एग्जांपल में आपका कोई ना कोई कंसेप्ट ये नहीं था। चलो कोई बात नहीं, डिस्कस कर लेते हैं। ये असल में कल क्लास के एंड पे डिस्कस करने के लिए मैंने प्लान किया हुआ था, लेकिन वो डिस्कस नहीं हो सका, शायद मुझे भूल गया। तो डिस्कस करते हैं। इज ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग ऑफर्स। बताना है क्या ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव के एंड पे है ना, मतलब सिलेबस का ही है ना, लिखा तो हुआ ना। Mohsin says to Noor that he is willing to sell his motorcycle to him for ₹20,000. वैलिड है? कोई प्रॉब्लमेटिक चीज तो नहीं है। जब ऑफर या कॉन्ट्रैक्ट में कोई प्रॉब्लमेटिक चीज ना हो तो हम क्या कहते हैं, ये वैलिड है। B, a shoe shiner starts shining one shoes without being asked to do so. कहा ही नहीं था, लेकिन वो उसने हाँ उसके शूज जो है वो पॉलिश करना शुरू कर दिए। क्या ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हुआ? Yes, sir. अच्छा, इसमें एक चीज ध्यान में रखिएगा, जब किसी पर्सन, बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि हम बैठे होते हैं, कोई पर्सन आके वो कहता है कि जी आपके जूते पॉलिश कर देता हूँ। जूते पॉलिश वाली एग्जांपल तो वैसे बहुत ही लेस कॉमन हो गई है, लेकिन कई दफ़ा ऐसे होता है आप किसी बस स्टेशन वगैरह पे, रेलवे स्टेशन पे जाएं तो कुली होते हैं बाज़ औक़ात, वो आप खड़े होते हैं सामान के साथ, वो करीब आके फौरी तौर पे आपका सामान उठा के कहते हैं सर बताइए किधर लेके जाना है। या इससे भी कॉमन एग्जांपल, आप गाड़ी पे जा रहे हो, सिग्नल पे आप रुके हैं, तो शीशे साफ करने के लिए कोई ना कोई पर्सन आ जाता है आपके पास बगैर आपके कहे। तो कंसेप्ट क्या है, रूल क्या है कि जब कोई पर्सन आपके कहे बगैर आपको कोई गुड या सर्विस प्रोवाइड करता है तो क्या वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि नहीं हुआ? क्या मैं सारे शीशे साफ करवाने के बाद गाड़ी के जब वो पैसे मांगे तो ये कह सकता हूं अब मैंने थोड़ी तुम्हें कहा था, तुमने तो अपनी मर्जी से कहा की है? क्या मैं कह ये असल में इश्यू है जिसका जवाब ये रूल दे रहा है। तो वो ये कहता है कि अगर आपको कोई पर्सन आपके कहे बगैर कोई चीज प्रोवाइड करता है और आपको पता है कि ये फ्री नहीं है, आपको पता है कि ये फ्री नहीं है, अगर तो आप उसको रिफ्यूज कर देते हो कि ना भाई नहीं करवाना, ये काम नहीं चाहिए, तो फिर इसका मतलब आपने रिफ्यूज कर दिया। अब उसके बावजूद अगर वो आपको कोई चीज प्रोवाइड करेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि वो फ्री गिफ्ट दे रहा है, बिल्कुल, फिर आप समझ सकते हैं। लेकिन अगर आपने चुप करके सारी सर्विस हासिल कर ली, उससे गुड या सर्विस सारी एंजॉय कर ली आपने, और फिर उसके बाद वो आपसे पैसे मांगे, क्या आप ये कह सकते हैं मैंने तो नहीं कहा था? नहीं कह सकते। अब ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो गया। कैसे कॉन्ट्रैक्ट हो गया? क्योंकि आपने उसको रोका भी नहीं। तो अगर किसी पर्सन ने बगैर कहे, ये तो शूज वाली उसने एग्जांपल दी है ना, कोई भी आपको सर्विस प्रोवाइड की उसने, आपने उसको जानते बूझते रोका नहीं, तो इसका मतलब क्या है, आपकी तरफ से ये इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस हो गई और ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, आप पैसे देने के पाबंद हैं। आप क्या पैसे देने के? आई कैप की एक केस स्टडी थी मिलती जुलती, उसमें उसने क्या कहा, उसने कहा कि एक घर का मालिक था, वो बाहर रहता है, मतलब पाकिस्तान से बाहर रहता है। उसने किसी पेंट करने वाले को फ़ोन पे कहा कि जाओ इस गली में ये कॉर्नर वाला घर है, इसको पेंट कर दो। वो पेंट वाला आया, कॉर्नर दो थे, लेफ्ट और राइट, उसका घर लेफ्ट में था, पेंट करने वाले ने समझा राइट वाला घर है, राइट वाला घर था हमारा, उसने घर पेंट करना शुरू कर दिया। अब हम देख रहे हैं हमारा घर पेंट हो रहा है, हमें अंदाजा हो गया कि ये साथ वाले ने पेंट करवाया, लेकिन गलती से हमारा, हम चुप करके सारा पेंट करवा लिया। एंड पे जाके जब उसने तस्वीर भेजी पेंटर ने, उन्होंने कहा भाई ये तो मेरा घर ही नहीं है। अब पेंट करने वाला हमसे पैसे मांग रहा है, क्या हम पैसे देने के पाबंद हैं? क्यों पाबंद? हमने थोड़ी कहा था घर पेंट करो, हमने रिफ्यूज भी नहीं किया। जब आप किसी की सर्विसेज को पूरे तरीके से रिसीव कर लेते हैं, एंजॉय कर लेते हैं, रिफ्यूज नहीं करते, तो फिर आप उसको वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो गया, आप उसको पैसे देने के पाबंद है, हालांकि कहीं पे लिखत पढ़त नहीं हुई।
तो याद रखिए लॉ ये कहता है कॉन्ट्रैक्ट का रिटर्न होना लाजमी नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आप ये सीख चुके हैं ना कि कॉन्ट्रैक्ट का रिटर्न होना लाजमी नहीं, सिर्फ चंद एक 4-5 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं पूरे सिलेबस में आप पढ़ेंगे जिनका रिटर्न होना जरूरी है, वरना रिटर्न होना जरूरी नहीं है। तो इस केस में बताइए कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो गया ना? हो गया जी मेरे भाई, मुस्कुराहट है भाई के चेहरे पे, लगता है कोई पॉइंट निकाला है। भाग जाए मतलब पैसे क्या क्या मतलब वो जूते पॉलिश करवा के भाग जाए? हाँ, लीगल एक्शन लिया, देखिए लीगली स्पीकिंग लिया जा सकता है। वैसे तो अगर गाड़ी के शीशे साफ करवा देंगे और फिर उसको पैसे देने की बारी आएगी तो आप भाग जाएंगे, तो वो आपके खिलाफ लीगल एक्शन नहीं लेगा, लेकिन आपको कुछ गैर पार्लिमानी अल्फाज से मुखातिब जरूर करेगा, ठीक है? प्रैक्टिकली लीगल एक्शन नहीं लेगा, लेकिन लीगली स्पीकिंग अगर वो लीगल एक्शन लेना चाहे तो ले सकता है, उसका राइट, क्योंकि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो गया, उसने आपको सर्विस प्रोवाइड की जो आपने एक्सेप्ट कर ली। अब आपके जहन में टिपिकल क्वेश्चन होगा जो हर स्टूडेंट के जहन में आता है शुरू के 10-15 लेक्चर में कि ये साबित कैसे होगा, जो कॉन्ट्रैक्ट रिटन फॉर्म में नहीं है तो ये अदालत में साबित कैसे होगा? तो ये अदालत में साबित हो जाता है, ठीक है? वो वकील इस चीज के एक्सपर्ट होते हैं, वो चीजें साबित कर लेंगे, बेफिक्र है। वो करीब ही वो सड़क के किनारे सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं ना ट्रैफिक चलान के लिए, वो कहेगा भाई सर जी इसमें से देख लीजिए वीडियो, ये देखिए ये बंदा गाड़ी साफ कर रहा है और ये रोक भी नहीं रहा उसको। और भी कई तरीके हो सकते हैं। हमने रूल पढ़ना है, एक होता है लॉ, एक होता है प्रैक्टिस। हम यहां पे क्या फॉर्म में लॉ पढ़ रहे हैं या उसकी प्रैक्टिस? लॉ पढ़ रहे हैं। प्रैक्टिस पूरे सीए में कहीं नहीं पढ़ाई जाएगी आपको। प्रैक्टिस कहां सीखते हैं, सिखाई जाती है भला? एलएलबी में। शाबाश, ठीक है। प्रैक्टिस का मतलब यही है कि इस लीगल प्रोविजन को प्रैक्टिकली साबित कैसे किया जाएगा, वो वकील खूब एक्सपर्ट होते हैं अपने इस काम में, ठीक है जी। तो ये असूल याद रखिएगा, हमने लॉ पढ़ना है, प्रैक्टिस नहीं। प्रैक्टिकली इस चीज को अदालत में कैसे साबित करेंगे, ये सवाल जब आपके जहन में आएगा ना तो फौरन आपने कहना ये हमारे स्कोप से बाहर है, ये तो एलएलबी में सिखाया जाता है। डन? और भी क्वेश्चन? शाबाश, पूछिए। नहीं, इनविटेशन टू ऑफर उस वक्त होता अगर वो चीज प्रोवाइड ही ना कर रहा होता, वो उससे चीज प्रोवाइड कर दिया उसको, ठीक है। या तो वो सिर्फ दिखा रहा होता ना, सर जैसे वो बाज़ का वो गर्मियों में बस स्टेशन के करीब गर्मी होती है ना दोपहर के वक्त में, तो वो ठंडे पानी का गिलास लेके घूम रहे होते हैं, तो वो घूम रहे होते हैं, वो आपको दिखा रहे होते हैं सर ये ऐसे, वो इन्विटेशन टू ऑफर है। आप उसको इशारा करेंगे तो ये आपकी तरफ से ऑफर है, फिर वो आपके पास जाएगा। अगर वही पर्सन आपको पानी दे देते, आप पी लेते हैं, आप उसको उठा लेते हैं गिलास को, तो अब ये इन्विटेशन टू ऑफर नहीं है। इन्विटेशन टू ऑफर में आपको गुड या सर्विस एक्चुअली प्रोवाइड नहीं की जाती, आपके सामने डिस्प्ले की जाती है, ठीक है। इस एग्जांपल में क्या है, ये जो मैंने आपको 3 एग्जांपल दी, नंबर 1 जूते साफ कर रहा है कोई आके आपके कहे बगैर, नंबर 2 रेलवे स्टेशन पे कोई आपके कहे बगैर आपका सामान उठा के रखवा रहा है गाड़ी में, और नंबर 3 वो ट्रैफिक सिग्नल के ऊपर कोई बंदा आके आपकी गाड़ी के शीशे साफ कर रहा है। इसमें वो गुड या सर्विसेज आपको डिस्प्ले नहीं की जा रही, एक्चुअली प्रोवाइड की जा रही है, इसीलिए ये ऑफर है। अगर सिर्फ डिस्प्ले की जा रही हो तो वो क्या होगा, इन्विटेशन टू ऑफर। सर यानी हम ये कह सकते हैं कि not refused by the person receiving the if not refused, बिल्कुल, तो वो implied acceptance है, बिल्कुल ठीक। हाँ, ये अब ये ना आस्ता आस्ता टेक्निकल होते जा रहे हैं आप। मैं डर भी रहा हूँ थोड़ा, लेकिन खुश भी हो रहा हूँ कि क्वेश्चन आपके अच्छे हैं, लेकिन कम्प्लेक्स है, कहीं ऐसा ना बहुत ज्यादा चीजें मुश्किल हो जाए। उन्होंने कहा सर आपने तो बोला था साइलेंस इज एक्सेप्टेंस, सॉरी साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस, साइलेंस इज नॉट, बिल्कुल साइलेंस एक्सेप्टेंस नहीं है, लेकिन अगर कोई कैश कंसीडरेशन कोई पैसे एक्सेप्ट कर लें तो फिर वो क्या होगा, वो एक्सेप्टेंस हो जाएगी जब आपने कंसीडरेशन एक्सेप्ट। आपको याद है मैंने एग्जांपल दी थी, मोबाइल वाले से पूछा कितने का मोबाइल, उसने कहा 50 का, हमने 40 उसके सामने रखा, उसने बोला कुछ नहीं, साइलेंस, पैसे उठा के अपने पास रख लिए। बताइए ये है कि नहीं सर, इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस है। नहीं समझ आई? नहीं। चले अब उस मिसाल से भी समझाता हूँ जो इंशाल्लाह आपको भूलेगी नहीं कभी, ठीक है। मौलवी साहब ने पूछा कबूल है,
आगे से साइलेंस। एक्सेप्टेंस है कि नहीं? नहीं है ना, इसमें कायम रहना, ठीक है भाई। अभी नहीं है साइलेंस, ये साइलेंस है, एक्सेप्टेंस नहीं होती, हाँ करनी पड़ती है, ऐसे ना बोल मेरा भाई। हाँ, मूवी नहीं देखा कभी? हाँ, तो ये साइलेंस जवाब नहीं दिया। अच्छा, अगर जबान से हाँ कर दिया जाए, अच्छा अगर जबान से हाँ नहीं की, सर हिला दिया ऐसे, वो भी एक, दोनों में फर्क क्या है? जबान से कहने में और सर हिलाने में फर्क है दोनों, एक एक्सप्रेस है एक इम्प्लाइड है, ठीक है। और अगर साइलेंट रहा जाए तो एक्सेप्टेंस नहीं है, ठीक है जी। साइलेंस से ये भाई ने क्या किया, जेब में हाथ डाला और 10 लाख रुपया हक महर के तौर पे सामने रख दिया। अब दूसरी पार्टी ने जवाब अभी भी नहीं दिया और 10 लाख पकड़ के अपने पास रख लिया। अब बताइए ये एक्सेप्टेंस है कि नहीं? क्यों, साइलेंस तो अभी भी है, जवाब तो नहीं दिया। हाँ, कंसीडरेशन का एक्सेप्ट कर लेना ये इम्प्लाइड, हाँ एक्सेप्टेंस समझी जाती है, ये इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस की कैटेगरी में आती है। बात समझ आ रही है? इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस की कैटेगरी में आती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, वो जो हमने बोला था, वो कह रहे सर शू शाइनर, हम तो खामोश रहे थे। भाई खामोश रहे थे, कंसीडरेशन तो एक्सेप्ट कर ली। कंसीडरेशन बोल, पता है मैं किसको बोल रहा हूँ? कंसीडरेशन, समथिंग इन रिटर्न, जो भी चीज आपको मिल रही होती है, तो वो अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वो क्या है? एक्सेप्टेंस, ठीक है। फिर से अगर किसी को ऑफर की, उसने कहा यस, कौन सी? उसने सर हिला दिया, एक्सेप्टेंस। उसने कहा नहीं, रिजेक्शन। साइलेंट है, नॉट साइलेंट है, लेकिन हमारे कंसीडरेशन को एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्टेंस। शाबाश, ये चीजें समझ आई है? ये आपको आहिस्ता आहिस्ता कंसेप्ट बिल्ड हो रहे हैं, ये बाद में बड़ी केस स्टडी में काम आएंगे आपके। तो एक इन्विटेशन टू ऑफर, ये वाला रूल बहुत अहम है, ध्यान में रखिएगा। और एक ये साइलेंस वाला रूल, क्या साइलेंस एक्सेप्टेंस है कि नहीं? अमूमी तौर पे साइलेंस एक्सेप्टेंस नहीं है, लेकिन जब आप जो चीज ऑफर की जा रही हो वो आप वसूल कर लें, उसका फायदा पूरा उठा रहे हो, तो आपकी तरफ से क्या समझा जाएगा? कंसीडरेशन नहीं, वो जूते साफ हो रहे हैं तो वो कंसीडरेशन एक्सेप्ट कर ही रहा है, उसके जूते साफ हो रहे हैं तो कंसीडरेशन, हाँ रिजेक्ट कर सकता था। यहाँ पे क्वेश्चन इनका ये है सर, इस क्वेश्चन के अंदर ना, ए शू शाइनर स्टार्ट शाइनिंग वन शूज विदाउट बीइंग आस्क्ड टू डू सो, इसमें ये तो लिखा ही नहीं हुआ कि जिसके जूते साफ हो रहे हैं उसने रिफ्यूज किया है या नहीं किया। तो बिल्कुल सही बात है, नहीं लिखा हुआ। ऐसे क्वेश्चन में फिर हमें क्या करना चाहिए? एज्यूम करना चाहिए। शाबाश, आप लिखें इफ नहीं लिखे नहीं, आपने एग्जाम में लिखना है कि इफ अगर वो रिफ्यूज कर देता है तो फिर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। यानी सर दोनों पहलुओं को, हाँ दोनों पहलुओं को, ये यही कहना चाह रहा था, दोनों पहलुओं को आगे क्या है, जेरे को क्या करें, जेरे बहस लाएं, दोनों पहलुओं को लिखें। जब क्वेश्चन के अंदर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो आपने क्या करना है, एज्यूम करके दोनों पहलुओं को लिख, यानी दोनों साइड पे, कि अगर जिसके जूते पॉलिश हो रहे हैं उसने रिफ्यूज कर दिया तो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, और अगर उसने रिफ्यूज नहीं किया तो कॉन्ट्रैक्ट है। शाबाश, हाँ ये वाली बात लिख लें अब, कि अगर क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो हमने एज्यूम करके दोनों चीजें लिखनी है, इफ यस या इफ नो, जो भी इंफॉर्मेशन होगी उसके लिहाज से। ये केस स्टडी का अहम असूल है। ये मेरी बहन आप भी लिख लीजिए कि अगर कोई बात नहीं, एक लिख लें ये असूल के कहीं पे। भाई टीए है हमारे कोई, ये क्लास के बाद ना टीए रूम से नोट्स ले लीजिएगा। हाँ बिल्कुल, एज्यूम करके इफ यस तो ये होगा, इफ नो तो ये सॉल्यूशन होगा। आगे चलते हैं। सी, अरसलान ऑफर्स टू सेल हिज फर्नीचर टू अमजद फॉर ₹250,000 on the condition that advance payment is made within 3 days of the offer। बताइए कोई सोशल तो नहीं है, रिलीजियस टाइप तो नहीं, कोई इम्पॉसिबल चीज तो नहीं है, कोई इलीगल चीज तो नहीं है, फिर से बताइए कोई सोशल रिलीजियस चीज तो नहीं है,
कोई इम्पॉसिबल तो नहीं है, कोई इलीगल तो नहीं है, तो इसका मतलब वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, ये ऑफर वैलिड है, बिल्कुल वैलिड है। अच्छा, ये जो उसने बताया आगे कि ऑन द कंडीशन दैट एडवांस पेमेंट इज मेड विद इन 3 days ऑफ द ऑफर, ये क्या है? क्या ऑफर के साथ कंडीशन अटैच हो सकती है? क्या ऑफर कंडीशनल हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। तो ये वैलिड ऑफर है, इसकी बेस पे अगर वो दूसरी पार्टी इस कंडीशन को पूरा कर ले तो कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो जाए। अब दूसरी पार्टी को क्या करना पड़ेगा? एज इट इज एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एज इट इज एक्सेप्ट करने का मतलब क्या है? कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी। जो इस सिचुएशन में क्या है, 3 दिन के अंदर अंदर एडवांस पेमेंट करनी पड़ेगी। अगर वो 3 दिन के अंदर अंदर एडवांस पेमेंट कर दे तो फिर क्या है? ठीक है। आई कैप ये केस स्टडी में उसको यही ऑफर हुई ना, तो दूसरे पार्टी ने सिर्फ इतना सवाल पूछा था, सर 3 दिन के बजाय आप मुझे 5 दिन नहीं दे देते? पहली पार्टी साइलेंट रही, दूसरी वाली पार्टी को जवाब नहीं मिला, उसने कहा अच्छा चलो मैं 3 दिन में आपको पेमेंट कर दूंगा। पहली पार्टी ने कहा अब नहीं। बताइए क्या ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया? क्यों? कंडीशन पूरी करने को तैयार तो हो गया था, वह पहले काउंटर ऑफर की तो ट्राई कर दी थी ना, तो काउंटर ऑफर की वजह से रीजन ऑफर कैंसिल। आपको कंडीशनल ऑफर एज इट इज एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। यानी यूं कह लीजिए, ऑफर तो कंडीशनल हो सकती है, एक्सेप्टेंस कंडीशनल नहीं हो सकती, एक्सेप्टेंस एज इट इज देनी होती है। एक्सेप्टेंस के साथ कंडीशन अटैच कर देंगे ना तो लीगली स्पीकिंग वो एक्सेप्टेंस नहीं है, वो क्या है? काउंटर ऑफर है। समझ आ रही है बात? ऑफर क्या है? ऑफर चाहे स्ट्रेट अवे सिंपल रखें, चाहे ऑफर के साथ कंडीशन, ऑफर के साथ 1000 कंडीशन अटैच करना चाहे कर सकते हैं। भैया आपकी चीज है, आप जिस मर्जी टर्म एंड कंडीशन में बेचे, खरीदार को वो एज इट इज एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। अगर वो अपनी तरफ से कोई चेंज करता है तो वो काउंटर ऑफर कहलाएगा। अब वो फिर आपकी मर्जी है, चाहे उसको एक्सेप्ट करें या ना करें। समझ? ओके। नेक्स्ट डी, इकबाल डिस्प्लेस गुड्स फॉर एन ऑक्शन सेल। गुड्स का डिस्प्ले किया, ये तो आप एक्सपर्ट हो गए इस चीज के। ये क्या है? इन्वेस्टिगेशन टू ऑफर है। Goods were displayed in a departmental store for sale and self-service system was there. Self-service system का मतलब है जो चीज चाहिए खुद जाके ले आओ। ये डिपार्टमेंटल स्टोर्स में, बड़े डिपार्टमेंट स्टोर में ऐसे ही होता है ना, सारे जो तरतीब से लगाई होती हैं चीजें, साथ में उनके 4-5 लोग होते जरूर आपको गाइड करने के लिए कि कौन सी चीज किधर पड़ी है, लेकिन चीजें आपने खुद ही पिक करके लेके जानी होती है काउंटर तक। तो कहता है सेल्फ सर्विस सिस्टम दे रहा। वन कस्टमर सेलेक्टेड एन आइटम, ये क्या है? हाँ, जो पहले डिस्प्ले था वो इनविटेशन हो, जो कस्टमर ने सेलेक्ट कर लिया ये ऑफर है। जो कस्टमर ने उसको सेलेक्ट कर लिया ये कस्टमर की तरफ से क्या है? ऑफर है। अब डिपार्टमेंटल स्टोर चाहे तो इसको एक्सेप्ट कर ले, चाहे तो इसको कर ले। ये एक दफा का सच्चा वाकया है। एक पुरानी थोड़ी सी बात है, एक शर्ट मुझे बड़ी पसंद आई, कोई तकरीबन 1.5-2 घंटा स्टोर में सर्च करके ना एक शर्ट पसंद आई, तो मैं ले गया काउंटर पे लेके गया। उसने स्कैन करने लगा प्राइस के लिए, स्कैन नहीं हो रही थी। बाद में पता चला हेड ऑफिस, ये आर्टिकल नया आया है, हेड ऑफिस ने अभी इसकी प्राइस एंटर नहीं की सिस्टम में। प्राइस हालांकि उसके ऊपर लिखी हुई थी लेकिन सिस्टम के अंदर एंट्री नहीं हुई थी, उसकी इनवॉइस जनरेट नहीं हो सकी थी। उसने कहा सॉरी सर, ये नहीं इस वक्त सेल हो सकती, या तो आप कोई दूसरी पसंद कर लें या आप कल आ जाइएगा। अब जाहिर है रोज रोज तो घर से नहीं निकला जाता। गुस्सा तो मुझे बहुत आया, दिल किया मेरा मैं इनके खिलाफ केस करूं। क्या मैं उनके खिलाफ केस कर सकता था? क्यों नहीं कर सकता था? ऑफर थी मेरी। मुझे फिर याद आ गया ये कंसर्न, मैंने कहा नहीं ये मेरी तरफ से ऑफर थी, कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ ही नहीं है, केस किस चीज का करना है। ठीक है, तो बाजू का ऐसा होता है कुछ रीजन की वजह से काउंटर पे जाके आपको रिफ्यूज कर दिया जाता है। तो आइंदा कभी ऐसा हो तो आपने काउंटर क्लर्क के साथ लड़ाई, क्योंकि लीगली आप गलत होंगे। ठीक है, ये ऑफर है, जबकि वहां पे सेल्फ सर्विस सिस्टम है, तो मतलब उसने कस्टमर ने सेलेक्ट किया आइटम तो खुद ही आके ले जाएगा। नहीं ऐसा नहीं है सर, वो लेके खुद ही ले जाएगा, वो काउंटर पे लेके जाना होता है। सेल्फ सर्विस का मतलब होता है खुद जाके चीजें उठाओ। वो घर के करीब हमारे उमूमन जो स्टोर होते हैं उनमें सेल्फ सर्विस नहीं, उनमें कभी दाल लेनी हो ना, कहना भाई ये पैकेट दे दिए दाल का, तो वो बंदा खुद जाता है दुकानदार दुकान के अंदर,
वहाँ कहीं से पैकेट रखे थे वो लेके आता है, वहाँ पे सेल्फ सर्विस नहीं है। सेल्फ सर्विस का मतलब है कि चीज़ को कैसे कैरी किया जाएगा, ठीक है, ये यहाँ पे इररिलेवेंट है, लीगली इसका कोई इंडिकेशन। हाँ, ये तो ICAP की केस स्टडी आ गई, ये तो बड़े ध्यान से करनी पड़ेगी, अलर्ट हो जाए, आप भी अलर्ट हो जाए, तैयार हो भाईजान, ICAP की पास्ट पेपर की केस स्टडी आ गई, तैयार हो जाओ। पहली केस स्टडी आपकी जिंदगी की बिजनेस रहा की, कि पहले भी कोई केस स्टडी की है हमने, पास्ट पेपर की केस स्टडी नहीं की ना, छोटी मोटी के, तो तैयार हो जाना भाई, अलर्ट हो जा, अलर्ट हो जा, शाबाश शाबाश, अलर्ट हो जा, सीट बेल्ट बांध लीजिए। सीट कह रहा है, सबसे पहले सुनिए, मैंने आपको बताया था शुरू के 10-12 दिन मैंने आपको केस स्टडी को एनालाइज करना सिखाना है, उसको प्रेजेंट करना नहीं सिखाना। पता है क्या होगा, जब आप घर में केस स्टडी कर रहे होंगे ना, आपको पता चल रहा होगा इस केस स्टडी में करना क्या है, ये बंदा सही बात कर रहा है, ये बंदा गलत बात कर रहा है, इसमें वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ये समझ आ रहा होगा। लेकिन आप उसको लिखने की कोशिश करेंगे ना, आपके हाथ लर्जना शुरू हो जाएंगे, वो लिखा नहीं जाएगा आपसे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई स्टार्ट कहाँ से करूं, क्यों भला, क्योंकि अभी आपके सॉफ्टवेयर में वो प्रोग्राम ऐड किया ही नहीं हमने, राइटिंग वाला। अभी कौन सा प्रोग्राम हम ऐड कर रहे हैं, एनालिसिस वाला, ठीक है। तो उसमें आपका कसूर नहीं, अगर केस स्टडी सॉल्व नहीं हो रही होगी ना सब्जेक्ट का कसूर है ना आपका कसूर है, किसका कसूर है, आपके उस्ताद का, कि उसने अभी आपको उस लेवल पे तैयारी ही नहीं, वो क्यों नहीं करवाई भाई, स्टेप बाय स्टेप तैयारी करवानी है, पहले एनालिसिस सीखना है, फिर प्रेजेंटेशन सीखनी है, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा, तो अब एनालिसिस के लिए सुने, जब कभी केस स्टडी आएगी पहला असूल, अच्छा एक तो देखते ही आप क्या पहचान सकते हैं केस स्टडी है कि नहीं, कैसे पता चलेगा केस स्टडी, स्टोरी है, छोटी सी स्टोरी है, और नॉर्मली 1-2 लाइन से ज्यादा का क्वेश्चन, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन होता है, स्टोरी है और थोड़ा सा लेंथी, इसमें कुछ कैरेक्टर्स आते हैं। तो जब कभी केस स्टडी आए, सबसे पहला काम रिक्वायरमेंट पढ़नी है। रिक्वायरमेंट कहाँ होती है, शुरू में कि एंड पे, 90% केसेस में एंड पे होती है। अंडर द प्रोविजंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ये हर क्वेश्चन के एंड पे इस तरह की स्टेटमेंट आएगी, ये इररिलेवेंट है भाई, हमने जो भी जवाब देना है ना, वो हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के मुताबिक ही देना है, अपनी मर्जी से थोड़ी देना है, ये थोड़ी कह रहा है अपनी मर्जी के मुताबिक करना ही नहीं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के मुताबिक ही आंसर देंगे, ये लिखने की जरूरत है, सोल्यूशन में भी ये लिखने की जरूरत नहीं है, एज पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, टाइम वेस्टेज है, कोई नंबर नहीं इसका मिलता लिखने का, ठीक है, सिर्फ टू दी पॉइंट आंसर करें, अंडरस्टूड है, जो कुछ भी लिखेंगे आप कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक लिखेंगे, उसके मुताबिक लिखेंगे नंबर मिलेंगे। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ऑफर विच वाज मेड बाय बदर, टाइप ऑफ ऑफर बताओ, 3 टाइप्स ऑफ ऑफर हमने पढ़ी हुई हैं, स्पेसिफिक ऑफर है, जनरल ऑफर है, काउंटर ऑफर है, बताओ कौन सी ऑफर है। आल्सो स्टेट वेदर आफ्ताब वुड बी एबल टू क्लेम द अमाउंट ऑफ रिवार्ड अंडर द सरकार, ये भी बताइए कि क्या इन हालात में रिवार्ड उसको मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। इसका मतलब है ये एक नहीं 2 रिक्वायरमेंट्स हैं, एक नहीं 2 रिक्वायरमेंट्स है। पहली रिक्वायरमेंट है यहां से लेके यहां तक, दूसरी रिक्वायरमेंट है यहां से लेके यहां तक। ICAP का सलूशन अमूमी तौर पे वो दोनों को एक ही पैराग्राफ में प्रेजेंट कर देता है, दोनों को एक ही पैराग्राफ में प्रेजेंट कर देता है, ठीक है। हमने क्या करना है, अलग अलग, आप दोस्त के घर गए इफ्तारी के वक्त, ठीक है, आपने पूछा दोस्त क्या बनाया, उसने कहा इफ्तारी में भैया नान चने हैं, आपने कहा चलो कोई नहीं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी डिश है, ले आओ। पहली ऑप्शन, उसने नान आपके सामने यहाँ अलग प्लेट में रखा और दूसरे बाउल में उसने आपके सामने चने रख दिए, नान अलग चने अलग। ये बेहतर प्रेजेंटेशन है कि प्लेट के ऊपर रखा नान और उसके ऊपर डाल दिए चने, कहा ये लो खाओ, है तो दोनों ही चीजें मौजूद हैं, क्या इस तरह का दोस्त, उस तरह की प्रेजेंटेशन, हाँ उस तरह की प्रेजेंटेशन। मुझे बताए कौन सी प्रेजेंटेशन बेहतर है, नान और चने अलग अलग के नान और चने मिक्स करके अलग अलग। घरों में हमें अलग अलग ही मिलते हैं, स्कूल की कैंटीन में याद है मुझे आज तक, जब भी लिए हमने उसने नान के ऊपर चने डाल के दिए, हमेशा स्कूल में ऐसे ही होता है ना। बहरहाल चले, तो इसका मतलब है अगर एक ही क्वेश्चन के अंदर उसने 2 चीजें पूछी हैं, भैया दोनों को एक ही पैराग्राफ में फिट कर दें कि दोनों जवाब दे तो दिया है, कि उनको अलग अलग हेडिंग दे के प्रेजेंट करना चाहिए, अलग अलग हेडिंग दे दे। पहली हेडिंग दे दे टाइप ऑफ ऑफर और दूसरी हेडिंग क्या दे,
whether आफ्ताब would be able to claim। हेडिंग्स दे, क्लियरली डिफरेंशिएट करे, इसको हम क्या कहते हैं, दोनों को क्लियरली डिफरेंशिएट करे। एक ही क्वेश्चन के अंदर अगर एक से ज्यादा रिक्वायरमेंट्स हों तो क्या करना है, क्लियरली डिफरेंशिएट करना है। आई कैप के सोल्यूशन में अमूमी तौर पे नहीं किया जाता, हालांकि किया जाना कभी कर भी देता है, कभी कर भी देता है, लेकिन ज्यादा बेहतर क्या है, हाँ ना करे। नान और चने आपने हमेशा अलग अलग प्रेजेंट करने, अलग अलग खाने नहीं है। क्या कंसेप्ट पढ़ाता कुछ और, समझ कुछ और आती है। प्रेजेंट अलग अलग करने हैं, खाने इकट्ठे ही है। चलिए पढ़ते हैं जी। बदर who is the owner of मशहूर एसोसिएट्स sent one of his employees आफ्ताब in search of his pet horse which had been missing for 5 days। उसका घोड़ा 5 दिन से गुम है, 5 दिन से गुम है। पहले ढूंढता रहा, खुद इधर से पता क्या होगा। फिर उसने आफ्ताब को कहा, आफ्ताब यहां से निकलो, घोड़ा मिले तो वापिस आना वरना अपनी शक्ल ना दिखाना, कुछ इस तरह की बात की होगी। आफ्ताब को क्या किया उसने, घोड़ा ढूंढने के लिए भेज दिया। आफ्ताब ने सोचा अगर मैं घोड़ा होता तो किधर जाता। आफ्ताब उस तरफ चल निकला। अब उसके बाद जंगलों में, शाबाश शाबाश, अजीम इंसानों की सोच एक जैसी होती है। जंगलों की तरफ नहीं। पीछे से अब बदर क्या, बदर अब सोच रहा, बदर परेशान है, परेशानी तो कम नहीं हुई। बदर ने क्या किया, बदर एडवर्टाइज्ड ए रिवार्ड ऑफ ₹20,000 इन ए न्यूज़पेपर फॉर एनीवन हु फाइंड्स द मिसिंग हॉर्स। बदर जब आफ्ताब चला गया उसके बाद अखबार में इश्तिहार दिया कि आफ्ताब के होते होते दिया इश्तिहार बाद। फिर आफ्ताब अनअवेयर ऑफ द न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट, जैसे जिनकी जान तोते में होती है ना, याद है ना कहानियां, पुरानी कहानियां नहीं पढ़ी आपने, नहीं आपने कहा था नहीं पढ़ी, पढ़ना शुरू करते हैं, बड़ी अच्छी बात है, बुरी नहीं होती कहानियां। ये छोटी छोटी कहानियां जो होती है ना, इनमें क्रिएटिविटी होती है, इनमें क्या होता है, क्रिएटिव। चले बाहर नहीं, टाइम तो ना पढ़े, मैं फोर्स नहीं करता। तो उनमें क्या होता है, वो जब शहजादा नहीं, वो जो लकड़हारे का बेटा होता था, वो जब जिन का मुकाबला करने के लिए जाता था तो रास्ते में एक बाबा जी मिलते थे जो उसको एक बड़ी ही काम की बात बताते थे। अगर तो वो काम की बात उस लकड़हारे के बेटे को याद रह गई तो जिनको वो कर लेगा तबाह बर्बाद, ऐसा ही मार देगा। और अगर वो लकड़हारे का बेटा उस वक्त जब वो बाबा उसे काम की बात बता रहा था, उस वक्त वो सो रहा था, उस वक्त वो मोबाइल चेक कर रहा था, उस वक्त उसे रोजा लग रहा था, उसने बात सुनी और भूल गया, तो अब जब 6 महीने के बाद जिन के साथ उसका मुकाबला होगा तो बताइए कौन जीतेगा, फिर जिन जीतेगा। तो इसीलिए लकड़हारे के बेटे को क्या करना चाहिए, बात गौर से सुने। तो उसने बताया क्या कि जिन की जान तोते में है। उसी तरह इस पूरी केस स्टडी की जान इन अल्फाज में है। किन अल्फाज में, अनअवेयर ऑफ न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट। आफ्ताब को न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट का पता नहीं था, आफ्ताब को न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट का पता क्लियरली बता दिया। अब हमें अजम्पशन लेनी चाहिए कि क्लियर बताया हुआ, उसने क्लियर बताया हुआ है। आफ्ताब को नहीं पता। ट्रेस द हॉर्स, उसने घोड़ा ढूंढ, स्ट्रेटजी ऐसी लगाई थी, घोड़ा तो मिलना ही मिलना था, घोड़ा मिला। सब्सिक्वेंटली ऑन नोइंग अबाउट द रिवार्ड आफ्ताब क्लेम्ड इट फ्रॉम बदर। बाद में, यानी घोड़ा ढूंढने के बाद, उसके देने के बाद जब उसे पता चला भैया इसके ऊपर रिवार्ड था, उसने फिर कहा बदर भाई, बदर सर मुझे अवार्ड तो दीजिए, क्या रिवार्ड मिलेगा आफ्ताब को। अच्छा पहले तो मुझे टाइप ऑफ ऑफर बताइए, क्या एग्जाम में सिर्फ इतना लिखेंगे, जनरल ऑफर के रीजनिंग भी बताएंगे, रीजनिंग भी बताएंगे, रीजनिंग भी बताएंगे कि क्यों, तो क्या रीजन है, क्योंकि पब्लिक अनाउंसमेंट थी, अनाउंसमेंट फॉर एनीवन थी, ठीक है, कोई भी एक्सेप्ट कर सकते नहीं। तो ये जनरल ऑफर, ना सिर्फ ये कि बताया जनरल ऑफर है, बल्कि साथ क्या बताया, उसकी रीजनिंग भी बताई। फिर इसके बाद आगे चलते हैं। वेदर आफ्ताब वुड बी एबल टू क्लेम द अमाउंट,
क्या अमाउंट क्लेम कर सकता है? और क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि एट टाइम ऑफ एक्शन, जिस वक्त उसने वो कंडीशन पूरी कर रहा था, उस तक ये कम्युनिकेट नहीं हुई थी, इसलिए रिवार्ड क्लेम नहीं कर सकता। क्लियर हुई है बात? अच्छा, अगर मैं सारा क्वेश्चन यही रखूं, इसमें सिर्फ ये जो दो अल्फाबेट्स है यू एन अन, ये वाले दो अल्फाबेट्स ये उड़ा दूं, बाकी ऐसा ही हो, क्या फर्क पड़ेगा? क्लेम। अच्छा मुझे ये इसका मतलब ये हुआ, वो आप शेर सुनते थे ना, क्या था वो नुक्ता जिससे मुजरिम से महरम बन जाता है, वो क्या था शेर? क्या कर दिया? हाँ बहुत सी, हाँ मैं दुआ लिखता रहा वो हाँ। तो इसका मतलब ये हुआ इंग्लिश में भी अगर सिर्फ आप एक दो अल्फाज आगे पीछे कर दे, इससे केस स्टडी के ऊपर सिग्निफिकेंट डिफरेंस पड़ता है। बताइए एग्री करते हैं कि नहीं? मिसाल आपके सामने है, सिर्फ ये कर दिया। बाजुकात आप शायद इस वक्त तो फिलहाल नहीं मानेंगे, बाजुकात ऐसा होता है एक अल्फाबेट एस से भी फर्क पड़ जाता है। आइडेंटिफाई कंडीशन और आइडेंटिफाई कंडीशंस, दोनों में फर्क। एक नंबर का सवाल होगा, दूसरा 3 नंबर का सवाल। आप कहेंगे सर है तो एक ही, एक अटेम्प्ट में 1 नंबर का पूछा है और दूसरी अटेम्प्ट में 3 नंबर का पूछा है, चक्कर क्या है? चक्कर क्या है? वो एस का। अच्छा, इससे ना आप आई कैप का माइंड सेट समझे, ये सिर्फ एग्जाम टिप नहीं है, आई कैप का तरीका बात। आई कैप ये चाहता है कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट में और एक यूट्यूबर में फर्क हो। यूट्यूबर को टाइप करते हुए कोई टेंशन नहीं होती, मैं क्या अल्फाज टाइप कर रहा हूँ, अल्फाज आगे पीछे हो रहे हैं, सही है, इंग्लिश के रूल्स के मुताबिक है कि नहीं। वो कहता है मेरी जाने भला, क्योंकि मेरे तो ऑडियंस वो है जो पढ़ती लिखती नहीं है, देखती सुनती है। यूट्यूबर की ऑडियंस कौन सी है? पढ़ी लिखी नहीं, कौन से वाली? देखते हैं। लेकिन हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, हम प्रोफेशनल है, हमारी ऑडियंस, हमारा काम देखने सुनने का नहीं है, लिखने पढ़ने का है। तो हमें अपने लिखने पढ़ने में एक्सपर्ट होना चाहिए। आई कैप ये कहता है डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में, प्रैक्टिकल डॉक्यूमेंट्स में एक एक लफ्ज से फर्क पड़ता है। आप लोगों में ये एबिलिटी जनरेट करनी है कि आपके सामने जब कभी कोई भी डॉक्यूमेंट केस आए, उसके एक एक लफ्ज पे गौर करें, कैजुअल रीडिंग ना करें, सरसरी रीडिंग ना करें, एक एक लफ्ज। अब अगर आप सरसरी तौर पे देखेंगे, शायद आप अनअवेयर ऑफ द फैक्ट या इस तरह के जो अल्फाज हैं उनको फर्स्ट रीडिंग में आपको पता भी ना चले कहा क्या उसने, ये लिखा भी था कि नहीं लिखा था। तो इसीलिए हमने क्या करना है, एग्जाम में केस स्टडी के एक एक लफ्ज के ऊपर गौर करना है। ठीक है, ये जो आपको डेली वो क्विज करवाया जा रहा है ना, उसका पर्पस यही है कि आपको क्विक रीडिंग की आदत पड़े, रीडिंग की ज्यादा से ज्यादा, क्विक डिसीजन मेकिंग। तो ये जहन में रखिएगा। ठीक है, केस स्टडी का देखें, आपने पूरे सेशन में बहुत सी किताबें पढ़ते होंगे, कुछ कोर्स की होगी, कुछ कोर्स की नहीं होगी। सीए के स्टूडेंट के तौर पे आपके लिए ज्यादा अहम क्या चीज है? कोर्स की किताब। ओके, कोर्स की किताब में 300-400 सफ़े हैं, सारे सफ़े अहम हैं, लेकिन इन सब 300-400 सफ़ों से ज्यादा अहम वो 3-4 सफ़े हैं जो आपके पेपर के हैं, जो आपने पेपर देना है। ऐसे ही है, 400 सफ़े आपकी इस वक्त बाकी किताबों से अहम, 400 सफ़ों से ज्यादा अहम वो 4 सफ़े जो एग्जाम में आएंगे, और उन 4 सफ़ों में भी ज्यादा अहम हर क्वेश्चन के एंड पे वो 1-2 लाइंस जो रिक्वायरमेंट है, जो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज अहम है, किसके ऊपर आपने ज्यादा टाइम देना है। क्लियर? चले आगे चलते हैं। नेक्स्ट 6 क्लियर ना? चलें, अल्लाह ताला का शुक्र अदा कीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने अपने कैफ और जिंदगी की लॉ की पहली केस स्टडी सॉल्व कर दी है, एनालिसिस किया है, अभी लिखना बाकी है। वो टूटी फूटी तो आप लिख ही लेंगे, उसको सीधा पतला बाद में मैंने करवाना है। ठीक है, नेक्स्ट ये क्या आ गया? ये भी केस स्टडी है, ये पास्ट पेपर की है कि वैसे आई कैप की खुद की बनाई हुई? पास्ट पेपर्स की है, शाबाश। चलें आइए देखते हैं इसको, और आई कैप की बुक में भी शामिल है। अच्छा ये क्या है? ये केस स्टडी निस्बतन छोटी थी, इसके 4 नंबर, ये केस स्टडी बड़ी है, इसके 2 नंबर, ये केस स्टडी। हाँ
उसमें 2 है, उसमें 1 है, ठीक है। लेकिन जो चीज़ आप रियलाइज नहीं की ना, जो तजर्बे की बात है, वो आपको बताता हूँ। पहले सीए होता था आसान, पहले सीए क्या होता था, अब सीए क्या है, मुश्किल। हमारे ज़माने में सीए आसान होता था, हमारे ज़माने में सीए क्वेश्चन आसान होते थे, अब मुश्किल। लेकिन हमारे ज़माने में रिसोर्सेज भी नहीं होते थे, ठीक है, इतनी बुक्स नहीं होती थी, इतने कॉलेजेस नहीं होते थे, इतने टीचर्स नहीं होते थे। अमूमी तौर पे मैंने जिन टीचर से पढ़ा है, बहुत से टीचर ऐसे थे जो कि पार्ट टाइम पढ़ाते थे, ठीक है। वो फिर इसी तरीके से, जाहिर है जब टीचर कम होना तो फिर इसी तरीके से अरेंज करना, कॉलेज पता नहीं वो भी किस तरीके से करते होंगे अरेंज बेचारे। तो बहरहाल, तो ये जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे ना, केस स्टडी की जो लेंथ है वो क्या होती जाएगी, बड़ी होती जाएगी। आज से 10 साल पहले केस स्टडी, उसी टॉपिक का केस स्टडी का क्वेश्चन देखेंगे वो छोटा होगा। आज उसी केस स्टडी, उसी चैप्टर की केस स्टडी का क्वेश्चन जो है ना, उतने ही नंबर का, वो लेंथी होगा। इसलिए आपकी रीडिंग पावर को इंक्रीज करना जरूरी है। आपको पता है आपकी एक रीडिंग पावर भी होती है, किसी स्टूडेंट को पता है रीडिंग पावर कितनी है उसकी? आपको पता है आपकी एक राइटिंग पावर भी होती है, राइटिंग स्पीड, रीडिंग स्पीड भी होती है, क्या राइटिंग स्पीड पता है आपको? नहीं। अच्छा मुझे ये बताइए, एक बंदा जंग लड़ने के लिए जा रहा है, उसे यही नहीं पता उसके पास कौन कौन से टूल्स हैं, क्या होगा? वो तो शहीद होगा, हैं कि फतह याब हो के आएगा, शहीद। तो जंग लड़ने के लिए जाने से पहले पता होने चाहिए ना अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है। आपको जो जंग में सबसे ज्यादा इस्तेमाल क्या होना है, आंखें होनी है, हाथ होने, ना आपको अपनी रीडिंग स्पीड का पता, ना आपको अपनी राइटिंग स्पीड का पता, तो उधर जाके हवाई तीर चलाने हैं आपने। तो इसीलिए मैं आपको बाद में बताऊंगा कि आप कैसे कर सकते हैं। आपको ये हफ्ते के टास्क दे रहा हूं, हफ्ते के अंदर अंदर आप में से हर स्टूडेंट ने अपनी रीडिंग स्पीड भी मुझे बतानी है क्या है, और अपनी राइटिंग स्पीड भी, लिखने की स्पीड भी बतानी है क्या है। अब ये कैसे पता चलेगा? आज की जनरेशन, आप तो मसाइल का हल तलाश कर लेते हैं, गूगल बाबा जिंदाबाद, गूगल पे सर्च करें जाके, वो आपको कुछ ना कुछ आपने मुझे बताना है, ठीक है, इवैल्यूएट करना है, ठीक है। सिर्फ ये नहीं है पढ़ लिया तो ये, आपको पता है अगर यही पेपर जो 3 घंटे में करके 40% रिजल्ट आता है, वही पेपर अगर 6 घंटे में करना हो ना तो रिजल्ट 80% आ जाएगा, पता है आपको। और अगर 24 घंटे में करना हो फिर शायद लगभग 100% आ जाए। तो असल चीज ये नहीं होती कि बच्चे को कंसेप्ट आता नहीं होता। सीए है ये, बीए नहीं है ये। आपको ये जिस वक्त आपने एंट्री ली है ना सीए में, उसी वक्त आपको पता चल गया सीए भैया इधर पढ़ना पड़ेगा, इधर बीए वाली स्ट्रेटजी नहीं चलनी। तो यहाँ पे लगभग हर बच्चा पढ़ता है, लेकिन हर बच्चा पास नहीं हो पाता। फेल होने वाले का और पास होने वाले का कंपैरिजन करवा दिए, दोनों के कंसेप्ट लगभग सेम होंगे, लगभग, सिवाय उन बच्चों के जिन्होंने किसी वजह से सेशन छोड़ दिया हो। जिस बच्चे ने सिलेबस कंप्लीट किया होता है ना, और उनमें से कुछ फेल होते हैं कुछ पास होते हैं, दोनों का नॉलेज सेम होता है। फर्क कहाँ पे पड़ता है? ये इस तरह की चीज़ों की वजह से। हाँ जी, जो मैं चाहता हूँ आप कहें सर ये तो मेरे साथ बैठता था, इसने भी उतना ही पढ़ा है, मैंने भी उतना ही पढ़ा है, उसकी राइटिंग स्पीड आपने कभी देखी क्या है? उसकी रीडिंग स्पीड कभी देखी क्या है? इन चीज़ों से भी फर्क पड़ता है। तो हमने इन चीज़ों के ऊपर भी काम करना है, सिर्फ टेक्निकल चीज़ों के कंसेप्ट सब्जेक्ट के ऊपर तो करना ही करना है, ठीक है जी। तो आपके पास 1 हफ्ते का टाइम है, आप में से हर स्टूडेंट ने अपनी रीडिंग स्पीड और राइटिंग स्पीड कैलकुलेट करके मुझे बतानी है। आइए जरा क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है? अहमद बीइंग इंटरेस्टेड, अहमद बीइंग इंटरेस्टेड, अहमद, हाँ जी। पहले रिक्वायरमेंट आपने मुझे टोकना था कि सर केस स्टडी है, पहले रिक्वायरमेंट पढ़े वर्ड। अच्छा इसकी भी रीजन, मैं अभी टाइम कम है वरना मैं आपको रीजन बताता कि क्यों कहता हूं मैं रिक्वायरमेंट, वो फिर कभी किसी और केस स्टडी। व्हाट विल बी आदिल्स लायबिलिटी टुवर्ड्स अहमद इफ ही विशेस टू मेक द सेल टू हामिद? अगर आदिल हामिद को सेल करना चाहता है तो अहमद की तरफ उसकी कोई लायबिलिटी निकलेगी? अच्छा मेरे साथ में एक बड़ा अच्छा एक जेन्युइन प्रॉब्लम है। बाजू का तो ऐसा होता है ना कि हम इस तरीके से बात, भाई मेरे में एक बहुत मसला है। क्या मसला है? मैं हमेशा सच बोलता हूँ। बंदा एक लगाए उसको, हैं ये कोई मसला होता है भाई? लेकिन कुछ लोग आदत होती है ना इस तरीके से अपनी अच्छाई को इस तरीके से बयान करना। मेरे में बड़ी बुरी बात है क्या, मैं दूसरे लोगों की हेल्प मैं बड़ी जल्दी एतबार कर लेता हूँ। ये वैसे बुरी बात है, जल्दी एतबार। 12 तो मेरे में एक थोड़ी सी खामी, जो सच में खामी है क्या,
मुझे ये नाम याद नहीं रहते, ये थोड़ी देर में पूछेंगे। अभी आप मेरे से पूछे क्या, मुझे अहमद नाम याद है बस इसमें, और मुझे नाम याद नहीं, कि वो ऐसे आपके साथ ऐसे होता है। नोट कीजिएगा अभी केस स्टडी में, अच्छी केस स्टडी सॉल्व करने के लिए जरूरी है कि आपको सारे करेक्टर्स पता हो, करेक्टर्स मिक्स नहीं होने चाहिए। इस स्टोरी में कितने करेक्टर हैं? 3, आदिल, अहमद, हामिद। ठीक है। Ahmed being interested in purchasing Adil's DHA property sent him this letter on 1 मार्च 2019। अहमद ने आदिल को लेटर लिखा, वो आदिल की प्रॉपर्टी खरीदना चाहता था। I have heard that you are selling your DHA property। मैंने सुना है तुम DHA की प्रॉपर्टी बेच रहे हो। I am very much interested in purchasing it। मैं इसमें इंटरेस्टेड हूं, खरीदना चाहता हूं। Will you please consider selling the same to me? क्या आप मुझे ये बेचेंगे? What is the highest price you have been offered so far? अब तक की हाईएस्ट प्राइस क्या है? अब आपने जवाब पे नोट करना है, जवाब क्या दिया उसने। Adil replied, highest quote for the property till now is ₹35 million। जवाब, सारी गेम ना इस जवाब के अंदर है। हाईएस्ट कोट फॉर द प्रॉपर्टी टिल नाउ इज रुपीज, क्या ये ऑफर है? कितने स्टूडेंट्स का ख्याल ऑफर है? ऑफर क्यों नहीं है? ये इनविटेशन क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? उसमें ये नहीं कह रहा। ये ऑफर कैसे बनती है? ऑफर बनाए इसको। अगर ये ऑफर होती तो क्या अल्फाज होते? हाँ, ऑफर होती तो ये आदिल यू लिखता। आदिल अगर यू लिखता ना तो ये ऑफर होती कि आई विल सेल दिस प्रॉपर्टी टू यू फॉर ₹35 मिलियन। 35 मिलियन। ठीक है भाईजान, ये तो बड़ा अच्छा कोड है। किस स्टफ का है? अच्छा स्टफ लग रहा है। ये आपका है? ये ले 10,000 दे दीजिए मुझे। इन्होंने मुझे, मैंने इनसे पूछा है क्या ये आपका है? इन्होंने कहा जी मेरा है। ये इन्होंने मुझे इंफॉर्मेशन दी है। इसका ये मतलब थोड़ी है कि ये अपनी चीज मुझे बेचने के लिए तैयार हो गए हैं। भाई ये घड़ी कितने की खरीदी? कितने की खरीदी? कोई प्राइस बता दे फिर से। एक घड़ी कितने की खरीदी? 300 की। ये ले 400 मुझे दे दो। क्या इसका 300 बताना इस बात की निशानी है कि इसको बेचना चाह रहा है? वो तो उसने इंफॉर्मेशन दी है। मोबाइल कितने का खरीदा? ठीक है, ये जो इंफॉर्मेशन, ये क्या होती है? इंफॉर्मेशन। तो उसने इंफॉर्मेशन दिया, ऑफर नहीं दी। ऑफर होती तो क्लियरली कहता कि भाई इतने में खरीदूंगा, इतने में बेचूंगा, फिर ऑफर होती। I agree to buy, sorry, the highest quote for the property is 35 million। अब अहमद ने क्या जवाब दिया? I agree to buy your DHA property for ₹36 million। अब बताइए जो अहमद का रिप्लाई है, ये ऑफर। समझ रहे हैं फर्क? ये लीगल एनालिसिस है केस का। ये आम बंदे को पढ़ाए उसको समझ भी नहीं आनी है हो चल क्या रहा है। लेकिन अब आप चूंकि लॉ के स्टूडेंट है, आपको पता चलेगा इनविटेशन टू ऑफर क्या होती है, आपको पता है ऑफर क्या होती है, आपको पता है कम्युनिकेशन क्या होती है, एक्सेप्टेंस क्या होती है। अब आप इसका सही एनालिसिस करने के काबिल हैं। आई एग्री टू बाय, ये भाई इस तरफ से ऑफर है। सब्सिक्वेंटली आदिल रिसीव्ड एन ऑफर फ्रॉम हामिद कोटिंग ₹38 मिलियन फॉर द सेड प्रॉपर्टी। आदिल को फिर हामिद की तरफ से भी आ गई। अहमद की तरफ से तो उसे ऑफर है ही 36 मिलियन की, हामिद की तरफ से 38 मिलियन आ गई। बताइए क्या ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि नहीं हुआ? तो क्या ये प्रॉपर्टी हम हामिद को बेच सकते हैं? बिल्कुल। क्या फिर कोई लायबिलिटी होगी टूवर्ड्स अहमद? कोई क्यों नहीं होगी? कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। शाबाश, ठीक है जी। यहाँ पे उससे एक ही चीज पूछी है तो हम कहेंगे कॉन्ट्रैक्ट, ये कोई लायबिलिटी नहीं है। क्यों लायबिलिटी नहीं है? क्योंकि दोनों के दरमियान में कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। क्यों कॉन्ट्रैक्ट? अब आगे रीजन नहीं बता दिया क्यों कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। क्योंकि ये आस्किंग फॉर प्राइस, ऑफर नहीं थी। ठीक है, ये उसकी इंफॉर्मेशन दे रहा था। ये जो उसने बताया ना हाईएस्ट कोर्ट इज 35 मिलियन, ये ऑफर टू सेल नहीं है, ये इंफॉर्मेशन है जो उसने रिक्वायर की। ठीक है,
ये अहमद की तरफ से ऑफर है। ये अहमद ने क्या लिखा है, ये अहमद ने आगे लिखा हुआ है। अहमद ने जो लिखा है वो ये, आई एग्री टू बाय योर DHA प्रॉपर्टी, ये बात अहमद ने लिखी है, ये अहमद की तरफ से ऑफर है। आदिल ने जो ये स्टेटमेंट लिखी है हाईएस्ट कोर्ट, ये क्या है, इंफॉर्मेशन। अहमद ने जो जवाब दिया है क्या है, ऑफर। क्या इस जवाब के बाद कोई स्टेटमेंट दी है, तो इसका मतलब एक्सेप्टेंस हुई क्या, एक्सेप्टेंस नहीं हुई। समझ आ रही बात। तो इसमें वो दोनों में से जिसको चाहे सेल कर सकता है। 38 मिलियन वाले को सेल करना चाहता है बिल्कुल करे। हाँ, अगर 36 मिलियन वाले के साथ उसने एक्सेप्टेंस उसको दे दी होती, फिर वो 38 मिलियन क्या 100 मिलियन भी होता तो वो उसको सेल नहीं। क्लियर जी। ये थी हमारी केस स्टडी। अच्छा, अब ऐसा करते हैं, जरा डिस्कशन ज्यादा हो गई है, ये कल पे रख लें कि करवा दें आज ही, कल पे रखें, चले ठीक है, इसको फिर कल करते हैं। ठीक है, आज फिर इसका मतलब होम असाइनमेंट आपकी नहीं, हाँ याशी करें, याशी। ठीक है, याशी करने का मतलब पता क्या होता है कि नई असाइनमेंट नहीं करनी, पुरानी रिवीजन करनी है आपने। पुराने कंसेप्ट जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव हमने पढ़े हुए हैं ना, वो पढ़ने हैं। ठीक है जी, रिवाइज कर लीजिएगा। जितने ज्यादा, देखें ये फाउंडेशन है, बेसिक कंसेप्ट है, जितने ज्यादा स्ट्रांग होंगे ना, आगे के चैप्टर ऑटोमेटिकली आसान होते जाएंगे। आज नहीं, आज टेस्ट नहीं था, टेस्ट आपका होगा नेक्स्ट वीक से, बताना भूल गया, टेस्ट आपका होगा नेक्स्ट वीक से, क्योंकि अभी तो हमारा चैप्टर स्टार्ट हुआ है। ठीक है, कुछ क्लासेस पहले स्टार्ट हो गई थी, कुछ बाद में। जो क्लासेस पहले स्टार्ट हो गई थी ना, उनका इस वीक में टेस्ट है। आपकी तो क्लास बाद में होती है, अभी तो चैप्टर आपका कंप्लीट नहीं हुआ। जब आपका चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा ना ईद के बाद, तो आपका तब टेस्ट होगा। तो आपका टेस्ट कब होगा, ईद के बाद। चलिए आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज़।